जनरली तो लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे ओला व्हीकल्स में आग लगी थी, तो ऐसा नहीं है। टाइम पे भावेश अग्रवाल ने उन कुछ लोगों को जिन्होंने 200 किलोमीटर की रेंज निकाली थी, उनको एक और S1 Pro गिफ्ट किया था। ऑलमोस्ट वैसा है जैसा आपको कार में जिस क्वालिटी का सस्पेंशन मिलता है वैसा फील होता है। लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग उस पर पैसा दे रहे हैं और हम रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं, हम लोग फीडबैक का पार्ट बन रहे हैं। ओके जी, तो मेरे चैनल का ये सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू है। रीज़न बिंग कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, तो शोरूम से, डीलरशिप से जो बाइक और कार्स मिलती है वो इतने लंबे टाइम के लिए नहीं मिलती है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता पाऊँ। हालांकि जो फीचर्स होते हैं, क्या प्राइस वगैरह, वो तो बता देता हूँ, बट एक जो ओनर होता है वो उस गाड़ी को चलाता है, बाइक को चलाता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वो ज़्यादा अच्छे से वो निट पिकिंग कर पाता है। बहुत सारी चीज़ें वो मेरे से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेगमेंट जो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर ओनर्स को बुलाया जाएगा और उनके क्या एक्सपीरियंस होंगे। हालांकि उसके अंदर मेरा थोड़ा जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा कम होगा, ओनर को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से इसके साथ में दिन रात रहने वाले हैं। तो आज हमारे पास में ओला का S1 Pro और ये काफ़ी खूबसूरत सा कलर है और ओनर भी हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है। तेजस्वी जी, आइए। हाँ भैया, कैसे हो? हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। तो मतलब थैंक यू पहले मैं लास्ट में करता हूँ वैसे, बट इनको स्टार्टिंग में मैं थैंक यू बोलूँगा क्योंकि इनका रूटीन जो है वो मैंने तोड़ के थोड़ा इनको यहाँ पे बुलाया सुबह सुबह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि आप वैसे करते क्या हो? मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और अभी प्रिपरेशन चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और बाकी तो ठीक है। आपके पास में अभी ये ओला S1 Pro है, इससे पहले आप क्या ड्राइव करते थे, राइड करते थे? स्प्लेंडर प्लस, काफ़ी टाइम पुरानी, आई थिंक 2003 मॉडल या 4 मॉडल स्प्लेंडर प्लस चला रहा था मैं। उसके 20 साल होने वाले भी थे और घर में एक सेकंड टू व्हीलर की ज़रूरत भी थी, और काफ़ी टाइम से मैं या तो ये था कि भाई कोई रॉयल एनफील्ड टाइप कोई टू व्हीलर ले लिया जाए, या धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक का फेज़ आ रहा था, तो मतलब इलेक्ट्रिक का 1-2 बार मैंने टेस्ट ड्राइव ले लिया, तो फिर एक बार चस्का लगने के बाद तो आप वापस पेट्रोल व्हीकल पे जाते नहीं हो, तो धीरे धीरे इसी का मन बनाया। ठीक है, तो आपने अब ओला के ऊपर आ गए, तो उससे पहले भी आपने कुछ रिसर्च की होगी, तो क्या क्या कंसीडर किया था एक बार माइंड में? मेरा प्राइमरी कंसर्न था कि मुझे पिकअप बहुत अच्छा चाहिए। जो इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 0 to 40, 0 to 50, 60, वो जो इनिशियल जो पिकअप है ना, जो रेड लाइट से निकलते ही आपको मिलता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। जितना अच्छा हो वो सबसे बेहतर है। तो इससे पहले मैंने रिवोल्ट को भी देखा, मैंने ईथर को भी देखा, और मैं वेट कर रहा था अल्ट्रा वायलेट का, पर उसमें बहुत टाइम लग गया, प्लस वो एक्सपेंसिव भी लॉन्च हुआ। तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, जो सबसे फन टू ड्राइव मुझे लगा। तो देखो, एकदम डायरेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं ना, एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट, तो देखो वो एथर के अंदर आ जाता है अपना, और आई क्यूब, चेतक वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं, बट एक सेगमेंट आ जाता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस वाला, तो यूटिलिटी के हिसाब से वो सही या एक प्रोडक्ट हो जाते हैं, बट जो परफॉर्मेंस ये होता है, जैसे कि इनका एक मेन जो कंसर्न था कि भाई मुझको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस वो ज़्यादा चाहिए, तो उसके साथ में उसकी सिबलिंग, मतलब उसका जो मेन कॉम्पिटिटर था वो अपना एथर ही था। तो एथर के बजाय आपके पास में ये कैसे कंसिडर हुआ? एथर में एक तो बैटरी जो है वो छोटी है, 3 किलोवाट आवर के आसपास बैटरी, मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन देखो, याद नहीं नई है। वाली की आई थिंक 3.3 के आसपास होगी शायद, पहले 2.9 आती थी, ये तो पता, जनरेशन 2 में, जनरेशन 3 में आई थिंक 3.3 के आसपास हो गई है। राइट, और ठीक है, इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है, तो तो रेंज अपने आप में हाँ, बहुत एक कंसर्न बढ़ हो जाती गया, है, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है रेंज का। दूसरा, इसमें पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसमें मोटर साइज़ भी ज़्यादा है। इसकी पीक मोटर परफॉर्मेंस 8.5 किलोवाट आवर है, तो वो 6 या 6.5 कुछ देता है इधर। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस आपको जो स्टार्टिंग में मिलती है या जो टॉप स्पीड मिलती है, उसमें अंतर आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, टॉप स्पीड के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, बट हालांकि 0 to 40 के अंदर कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क रहता है, एथर थोड़ा सा आगे चला जाता है, बट आप जब लॉन्ग रन के अंदर लीनियर पावर के अंदर उसको देखोगे तो ये है, ये थोड़ा सा आपके पास में चला जाए। टॉप स्पीड उसकी बात करें तो वो 90 के आसपास है, इसकी 116 116 के आसपास है। उसका भी एक रीज़न है, जो इनिशियल पिकअप है वो आई थिंक इसलिए है क्योंकि इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आधा सेकंड या 1 सेकंड बाद में इसी पावर सप्लाई हिसाब से करता इसको है। ट्यून किया गया है, ये हाँ, बात ये है। धीरे पावर सप्लाई करने के लिए ट्यून्ड है, और एथर शायद इमीडिएटली पिकअप, जैसे अपन पेट्रोल व्हीकल में देखते हैं कि भाई वो आपने एक्सेलरेटर घुमाया और बिल्कुल वो फिर बिल्कुल। भाग गया आगे, तो वैसा एथर डिज़ाइंड है। और ये थोड़ा सा पिकअप इसका वो जो आधा सेकंड देर से आता है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप मतलब अगर आप हाइपर मोड में चलाओ और अगर आप पीछे वाले को नहीं बताओ कि आप बहुत तेज़ भगाने वाले हो, तो वो गिर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, होता है।
और ये सपना भी है मेरा एक बार करने का। ठीक है, और अब ये सारी बात होगी कि ये आया क्यों। अब बात करते हैं कि कलर क्यों लिया और यही वाला वेरिएंट क्यों लिया। ये ओला S1 प्रो है जो सबसे हाई टॉप एंड वेरिएंट आता है। अभी ओला 3 व्हीकल दे रहा है। ओला S1 प्रो है, ओला S1 है और S1 एयर है। एयर तो बहुत रिसेंटली लॉन्च्ड है, वो कोई खास काम की चीज़ है नहीं वैसे। S1 प्रो और S1 जो है उसमें मेरा थॉट था कि कौन सा लेना चाहिए। S1 जो है वो थोड़ा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है, लेकिन मुझे क्योंकि जो इनिशियल रीज़न था ना कि मुझे बहुत तेज़ चलने वाला स्कूटर चाहिए, मतलब जो जिसका पिकअप बहुत अच्छा हो, तो हाइपर मोड सिर्फ S1 प्रो में आता है। S1 के अंदर हाइपर मोड नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। तो स्पोर्ट्स मोड का मतलब हो गया स्पीड लिमिटेड टू आई थिंक 90 90 या 93 96 ऐसा 93 कुछ है, ऐसा मैं कुछ है भूल रहा हूँ बिल्कुल। अभी। पर वो जो 115 116 है ना, वो आपको सिर्फ हाइपर मोड में मिलता है और वो सिर्फ S1 प्रो में मिलेगा। प्लस S1 और S1 प्रो में बैटरी साइज़ का अंतर है। अगर S1 लेंगे तो आपको 3 किलोवाट आवर बैटरी मिलेगी, वो जो एथर में भी मिल जाती है। और S1 प्रो में 4 किलोवाट आवर बैटरी है, तो जो रेंज आपको कंपनी क्लेम्ड 170 या 180 कुछ है। ARAI जो क्लेम होता है वो 170 180 के आसपास है। वैसे ओला वाले बता रहे हैं कि ये 130-35 चल जाता है। हाँ, मतलब आप आराम से चलाएंगे 120 130 आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ गए तो मतलब इनका स्टार्टिंग से इनके पास में इतने सारे ऑप्शन थे, बट इनको जाना कहाँ पे था, क्या लेना था, ये उन्होंने पहले से कंफर्म कर रखा था कि भैया मेरे को तो परफॉर्मेंस चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में हैं। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये आपने लिया कब, कितना टाइम हो गया और कितना एग्जैक्ट एक चला महीना लिया। हुआ है। मैंने धनतेरस को लिया था। अभी अभी 22 तारीख को हाँ। धनतेरस थी, आज शायद 26 तारीख है। हम्म। तो लगभग एक महीना 3 4 दिन। और कितना चल गया ये। अभी तक मैं इसे चला चुका हूँ 720 730 किलोमीटर। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझको बताने वाला है, ये 700 किलोमीटर का इनका यूज़र एक्सपीरियंस होगा। और इनकी जो रनिंग होती है मोस्टली वो सिटी के अंदर ही होती है। और अच्छा, सिटी के अंदर तो ऑब्वियसली सिटी में ही होगी, बट आपका राइडिंग बिहेवियर कैसा रहता है सिटी में। इनिशियली तो मैंने इसको रेंज चेक करने के लिए थोड़ा ढंग से चलाया, पर अब पिछले 4 5 दिन से मैं थोड़ा तेज़ चलाने लग गया हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी तक सिर्फ नॉर्मल मोड में चलाता था, अब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाना शुरू कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली अब धीरे धीरे हाइपर पे भी शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मतलब आपको इतने दिन चलाते चलाते आपको ये कंफर्म हो गया कि भैया मैं एक दिन के अंदर कितना चला पाऊंगा। अब मैं इतना चला रहा हूँ, मान लो 30 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो मेरे पास में इतना रेंज बचा है जिसको मैं हाइपर में यूज़ कर सकता हूँ। तो आपके पास में वो एक फ्रीडम आ गई है कि मैं इतना हाँ, उसका चलाऊंगा। एक सेंस डेवलप हो गया है कि जैसे मैंने एक रूल बना लिया है कि हाइपर मोड में सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जब 50% से ज़्यादा मेरे पास बैटरी है। क्योंकि अच्छा। एक बैकअप रहना चाहिए कि आप बाई चांस, मतलब आपने सुबह सुबह दोपहर में अगर हाइपर मोड चला लिया, बैटरी को पूरा कंज्यूम कर लिया और शाम को कहीं जाना हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे। अब ये बताइए कि मोस्टली आप कौन से मोड में चलते हैं वैसे, मतलब एक जनरली नॉर्मल मोड, 80% जो आप हाँ, सोचते क्योंकि हो गाड़ी जिसको। स्टार्ट उसी में नॉर्मल मोड में होती है। ठीक अगर है। आपको इको मोड चलाना है तो उसके लिए भी 3 सेकंड का एक लॉन्ग प्रेस से करके आपको इंटेंशनली शिफ्ट करना पड़ता है। तो जनरली आप अब जैसे 2 4 हाँ किलोमीटर जा रहे हो बिल्कुल तो इतना बिल्कुल। दिमाग में नहीं रखते हो कि नहीं नहीं इको मोड करो, बैटरी ठीक है, बचानी है। थ्रोटल घुमाओ और निकलो एक हाँ, बार। ठीक फटाफट है। निकलने का इंटेंशन रहता है। और स्पोर्ट्स मोड के लिए भी आपको चला के सामने ये देखना पड़ता है कि भाई ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स नहीं हो, खड्डे नहीं हो सड़क पे, वरना आप तेज़ चलाएंगे और फिर क्योंकि व्हीकल की क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा इशू रहता आएंगे है। उस पे, आएंगे अभी आएंगे उस पे। ओला में एक कंसर्न रहता है, ठीक है। तो उसको आप स्पोर्ट्स मोड में, हाइपर मोड में ऐसी रफ सरफेस पे नहीं चलाना चाहोगे। तो अब पूरा ऑन रोड आपने कितना पैसा दिया था, सब्सिडी वगैरह तो ठीक है अपन बाद में पूछेंगे, पूरा पैसा कितना दिया था इसका। आई थिंक 149 के 9। अराउंड ठीक है। अकाउंट से कटे थे। और इसके बाद अब सब्सिडी आनी बाकी है और इसके अंदर 149 के अंदर इसकी खुद की कीमत आ गई है। आरटीओ भी आ गया है, 8,000 के अराउंड इंश्योरेंस जो टैक्स मिला के होता है वो भी आ गया है। तो और सारा सब्सिडी कुछ माइनस इंक्लूड हो आनी गया, है, हाँ माइनस ठीक है वो हो सब्सिडी जाएगी। माइनस होगी समथिंग 11,000 के आसपास, जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हाँ डायरेक्ट अलग, कंपनी को हाँ मिलती है, ठीक है। वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो ठीक है, ये सारा मामला आपको प्राइस वगैरह का हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि भैया एक महीना चला लिया उसके बाद में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो बताइए, अब मैं पहले एक महीना आपने चलाया ना, उस हिसाब से एक्सपीरियंस बताइए। ऐसा नहीं कि इसमें मेरे को ये लगा था ये लगा था, वो चीज़ें अलग होती है कि आप लोग देखने में क्या लगता है, होती क्या है। तो वो बताइए कि एक महीना चलाए उसके बाद में आपको जेन्युइनली अच्छी चीज़ें पहली है वो क्या फील होती है। सबसे अच्छा तो पिकअप है, जो मैंने टेस्ट ड्राइव मैंने 2 बार लिया था परचेज़ करने से पहले। ठीक है। दोनों बार मुझे पिकअप बहुत अच्छा लगा था, वो ही मुझे यहाँ पिकअप मिला है। ऐसा कोई नहीं है कि जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल था वो अलग था या ये, दोनों सेम ही है। पिकअप बहुत अच्छा है। बैटरी परफॉर्मेंस से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, एटलीस्ट अभी तो बहुत अच्छा है। बाकी एज के साथ बैटरी का पता नहीं अब क्या होगा, 2 3 4 साल में ऑब्वियसली लिथियम आयन बैटरी है वो डिग्रेड होती है। मोबाइल में भी हम देखते हैं तो इसमें भी होनी ही है। अदर देन दैट इसका जो सिटिंग जो चेयर है, जो
पोस्चर सीट अपना है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। कमिंग फ्रॉम स्प्लेंडर जिसकी सीट बहुत नैरो होती है, बिल्कुल बिल्कुल उससे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। वो बात तो है, सही बता रहे हो आप। और क्योंकि रेंज एंग्जाइटी नहीं है 4 किलोवाट आवर बैटरी के होने की वजह से, तो कभी भी मेरे को दिन में ये नहीं सोचना पड़ा कि मतलब मैं कहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, या मेरे को जल्दी घर जाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 100 प्लस किलोमीटर्स क्योंकि मिलती है, तो अगर आप 100% चार्ज पे निकले हैं तो कभी भी आपको घर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है कि ईवी के अंदर एक 100 वाला जो अपना वो जो होता है ना एक लेवल हो तो पार कर देता है ना, भले ही वो 105 हो, तो लोगों के अंदर एक वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो चल जाएगी। रियल रेंज की बात बता रहा हूँ। तो ये लोग ओला वाले बता रहे 135 है, और अगर ठीक से आप चलाओगे तो क्या पता आप निकाल भी लो, अगर आप ठीक ठाक मोड में चला लो, ठीक ठाक रीजन है वो अच्छे से कुछ यूज़ कर लोगों लो। ने तो 200 भी निकाली है। जब कंपनी ने नया नया लॉन्च किया था, हाँ उस टाइम पे भावेश अग्रवाल ने उन कुछ लोगों को जिन्होंने 200 किलोमीटर की रेंज निकाली थी, उनको एक और S1 Pro गिफ्ट किया था। क्या बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी क्लेम 170 180 से भी ज़्यादा उन्होंने निकाल दिया है, और एक 200 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने इको मोड में, जिसकी टॉप स्पीड 40 है, उसमें चलाया एकदम अच्छे से, लाइट वेट ये में। भी हो सकता है कि वो लोग चला रहे हैं वहाँ जो उनका डेमोग्राफिक एरिया है जियोग्राफिकल, वो शायद घाट सेक्शन के अंदर हो, तो रीजन वो ज़्यादा अच्छे से हाँ, यूज़ ऐसा कर पा कुछ रहे भी हो। संभव है। मतलब ये कुछ 10 के आसपास मेरे ख्याल में उन्होंने दिए थे। हाँ हाँ। तो मेरे को तो लगता है कि मेरे को पहले लेना चाहिए था, 2 मिल जाते, पर कोई बात नहीं। तो बट अपने पास जयपुर के अंदर ज़्यादा रीजन करने का हाँ, स्पेस मौका नहीं मिलता है नहीं है, यहाँ, तो स्पेस नहीं है। सब कुछ फ्लैट ही है, कोई अप हिल डाउन हिल कुछ है नहीं। तो ठीक है, ये हो गया तीसरा, आपने पॉजिटिव बताया। चौथा अगर है ढूंढ पाओ तो। पॉजिटिव, इसका जो बूट स्पेस है वो 2 हाँ, हेलमेट के साइज का है। सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेगमेंट तो क्या बता रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर अभी जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सबसे बेस्ट इसके अंदर अपना बूट स्पेस वो आ जाता है 36 टू बी प्रिसाइज। तो इसके अंदर आप सब कुछ डाल सकते हो। हमने अपना बैग वगैरह सब इसके अंदर डाल के लाए हैं, और जो अपना हाफ फेस जो हेलमेट होते हैं नॉर्मल वाले, वो आप 2 इसके अंदर डाल सकते हो। बाकी बड़े हेलमेट होते हैं वो थोड़ा सा उसके अंदर दिक्कत होगी 2 डालने में, बट आप नॉर्मल वाले हाफ फेस वाले 2 इसके अंदर हेलमेट आराम से डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका चौथा पॉजिटिव। इसके बाद में अगर आपको मिल रहा है एक और आ रहा है ध्यान। हाँ। मुझे शौक है गाड़ी में भी म्यूज़िक चला के ड्राइव करने का, और बाइक पे होता था तब भी मैं ईयरफोन लगा लेता था। तो अब ईयरफोन वैसे इलीगल है, मतलब उसका चालान बिल्कुल बनता है। बिल्कुल, नहीं मैं बोलने वाला था अभी, वो लोग गालियाँ देंगे फिर। तो क्योंकि वो ब्लूटूथ होता है, किसी को पता नहीं लगता था, तो कभी हुआ नहीं चालान। पर इसमें अच्छी बात ये कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर खुद में स्पीकर्स हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मतलब ट्रैफिक के अंदर भी आराम से सुनता है। और अभी तो अपडेट आया नहीं है, बट आने के बाद में तो कॉल वो रिसीविंग लोग बता फैसिलिटी रहे थे मिलेगी। दिवाली तक आ जाना चाहिए था मूव। अपडेट बीटा वर्जन में रोल आउट हो गया है, लेकिन स्टेबल वर्जन नहीं आया है। अच्छा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय दिसंबर एंड आ जाएगा, जिसमें हिल होल्ड असिस्ट आ जाएगा, कॉल अटेंडिंग, क्रूज कंट्रोल है ऑलरेडी इसमें, हिल होल्ड आ जाएगा, एक कॉल और था, रिसीविंग आ जाएगा, एक और था हिल होल्ड था, एक और था, याद नहीं आ रहा मेरे को। कुछ थीम्स का इंट्रोडक्शन है। एक वो आर्टिफिशियल साउंड, जैसे कि रिवोल्ट की बाइक में आती हाँ है, हाँ हाँ कि वो अलग अलग तरीके के हाँ। एग्जॉस्ट साउंड उसके स्पीकर से निकालता स्पीकर है, से, वो हाँ। भी इसमें आ जाएगा। हाँ, ये मैंने ना स्टार्टिंग से मेरा कंसर्न था यार, इसके अंदर स्पीकर दे दिया है तो साउंड भी दे सकते थे। मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स में भी आने लग गया, और रिवोल्ट में भी तो ऑब्वियसली था ही। तो हाँ, वो मैं सोच ही रहा था ठीक है, अब अपडेट के अंदर आ जाए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, मुझे थोड़ा सा ऐसा, मुझे आर्टिफिशियल साउंड बिल्कुल पसंद है ना, है, ऐसा मैं ऐसा कभी नहीं हाँ। चलाऊंगा उसको। मुझे चलाना होगा मैं गाने चला लूंगा। हाँ, ऐसा लगता है वो ऐसा वीडियो गेम खेल रहे वैसी वाली फील उस आती है वो। आवाज़ हाँ। से ही तो भागने के लिए इलेक्ट्रिक लिया था, वो जो स्प्लेंडर में फट फट आवाज़ आती है, उससे सर दुख जाता है। मतलब अगर आप लंबा ट्रैवल करें तो सच में वो नॉइज़ बहुत एनॉइंग हाँ, होता है। रात को सोते ना फिर भी वो चलता रहता है अंदर हाँ, कि खड़ सर खड़ दुख खड़ जाता खड़ है घर खड़। पहुँचते बिल्कुल पहुँचते। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसमें इतना पीस ऑफ माइंड आता है ड्राइविंग में, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई आवाज़ है, हवा लगती है बहुत अच्छी, और पिकअप तो है ही बढ़िया, तो झूले भी आते हैं। तो बीटा वर्जन चल रहा है अभी, इसमें क्या लोगों को नहीं, दिया अभी मैंने तक? बीटा वर्जन ना तो अप्लाई किया ना मुझे मिला अपने आप से, और मुझे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है वो बीटा वर्जन में, क्योंकि बग्स आते हैं अगर, हाँ, वो तो फिर इसलिए परेशान होते बीटा रहो, वर्जन कभी है वो वो। स्टार्ट नहीं होगा, कभी बिल्कुल कुछ और बिल्कुल। होगा, तो क्यों झंझट लेना, 1 महीना वेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो उसके अंदर ठीक है आ ही जाएगी। अच्छी बातें हो गई यार, और कुछ ढूंढ पाओ तो बता दो, ऐसा नहीं है बाद में बताइए ये भूल गया ये भूल गया। सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका नॉर्मली। कौन से वाला? दोनों सस्पेंशन अच्छा, अच्छे वैसे हैं। फील के मतलब बता जो, रहे हो आप? हाँ, मतलब आप स्पीड ब्रेकर को जब क्रॉस करते हो तो जो झटका लगता है नॉर्मली किसी भी 2 व्हीलर पे, वैसा नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा है जैसा आपको कार में जिस क्वालिटी का सस्पेंशन मिलता है वैसा फील होता है। बट एकदम जो सडन जो शार्प जो जग्स आते हैं हाँ, वो थोड़े ट्रांसफर होते होंगे थोड़े बहुत। वो दिक्कत है, स्पेशली फ्रंट क्योंकि वाले में दिक्कत है। तो फ्रंट में जो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से वो बॉटम
एकदम से आउट हो जाता है, पूरा टच हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और उसके अलावा सस्पेंशन के साथ में जो सपोर्टिंग जो रॉड मैकेनिज्म है वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कुछ लोगों का वो टूटा भी है, ऐसा इंटरनेट पे देखा है। ये तो चीज़ पॉसिबल हो सकती है इंडिया में, क्योंकि रोड का कोई भरोसा नहीं रहता भाई साहब। कहीं पे 120 की स्पीड लिमिट आपको दिख जाती है हाईवे के ऊपर, और कहीं कहीं पे 120 के ऊपर भी इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म थोड़ा इन चीज़ों का चलता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि ये प्रॉपर इंडियन रोड के हिसाब से डिज़ाइन इसको नहीं किया गया था। ये बाहर से आया था और बाहर से सीधा उठा के अपन को दे दिया। तो स्पेसिफिकली कोई इंडियन कंडीशन के हिसाब से रिसर्च नहीं की गई थी, उस हिसाब से बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं। क्योंकि सस्पेंशन के हिसाब से अपन को दिख ही जाता है कि ट्रेवल वगैरह, या अगर इंडिया के अंदर कोई स्कूटर बना रहा है तो अर्गोनॉमिक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडियन जो बेस्ड जो मैन्युफैक्चर रहते हैं, जैसे बजाज हो गए, ये सब हो गए, तो वो उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि वो कितने डेकेड हो गए उनको इन चीज़ों के अंदर काम करते हुए। तो थोड़ी रिसर्च है वो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से ये लोग और बेटर वो कर सकते हैं, ओला वाले फॉर श्योर। अब बताइए आप और क्या। और एक इसमें जीपीएस है जो कि इनबिल्ट है, मतलब नेट और जीपीएस दोनों इनबिल्ट है, मुझे फ़ोन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल का तो नहीं है, लेकिन वो मैप माई इंडिया का इसमें मैप बिल्कुल इंस्टॉल्ड बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मुझे कहीं भी जाना है तो वो बस एंटर किया, ऑन किया और हो गया। लैग डिस्प्ले नहीं आता थोड़ा बहुत इसमें? स्लो है वो काम करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा ही नहीं। अच्छा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कहीं कवर में पार्क कर दिया, जैसे अंडरग्राउंड में है, या आपने अपने घर के ही शेड में पार्क कर दिया, तो इंटरनेट में और जीपीएस में कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको खुले में लाना पड़ेगा उसे, फिर वो थोड़ा टाइम लेता है। बट आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे 7 टाइम्स उसने काफ़ी हेल्प किया। ज़्यादातर चीज़ें मिल भी जाती हैं जीपीएस पे और वो काम करता है। तो मोस्टली तो During- सॉफ्टवेयर इसमें ग्लिच आता है, बहुत बार आ जाता है, तो रिबूट वगैरह की नौबत पड़ी है सॉफ्टवेयर कभी क्या? ग्लिच भी मुझे बहुत कम फेस करना पड़ा। अभी इसे प्रोडक्ट को लॉन्च हुए आई थिंक 10-12 महीने होने को आ गए हैं। बिल्कुल और पिछले साल के आसपास, हाँ, शायद दिवाली लास्ट के पे ही अंदर, लॉन्च लास्ट हुआ में, था आई हाँ थिंक। पिछले साल के लास्ट में लगभग, तो मेरे पास तो कोई बहुत ज़्यादा ग्लिच आए नहीं है। कभी कभार होता है कोई, मतलब 50-100 में से एक बार की ऑन नहीं हुआ। जैसे ऑन हो गया, हेड यूनिट ऑन हो गया, लेकिन लॉक नहीं खुला हैंडल का, अच्छा। तो वो वापस से ऑफ करके वापस से ऑन कर लो, इतना ही हुआ कभी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे। जैसे इनिशियली जो बहुत पहले होता था कि किसी ने रिवर्स गियर लगाया और वो 100 की स्पीड पे पीछे चला गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हुआ लोगों था के हुआ हाथ था, टूट गया, हाँ फ्रैक्चर हाँ। आ गया, ये सब पहले होता था, वो बग्स थे। उसके बाद बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो धीरे धीरे ही वो डेवलप होगा, बट हाँ, बट अब मैं थोड़ी सी एक बात ये बोलना चाहूँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो ईवी मार्केट वाले जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये ऑडियंस को एज ए रिसर्च वो टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा क्या सारा सिस्टम आता है। तो आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी दे दी गई है कि कस्टमर को फीडबैक लेके वो टेस्ट करेंगे, ठीक है अभी लोगों को बेच देते हैं, फिर कैसा फीडबैक आता है उसके हिसाब से हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ये अच्छी बात भी है, बट लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग उस पर पैसा दे रहे हैं और हम रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं, हम लोग फीडबैक का पार्ट बन रहे हैं, कि हम खुद पैसा दे के स्कूटर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ईवी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो हमको एज ए टारगेट ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए, कि ठीक है ये चीज़ दे देते हैं लोगों को, फिर लोग चलाएंगे अपने हिसाब से, घुमाते रहेंगे कि खड्डों में चला रहे हैं, गर्मियों में चला रहे हैं, सर्दी में चला रहे हैं, कैसे ही चला रहे हैं, फिर वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह होता है जो भी उनका कस्टमर का, फिर उसके हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ईवी मार्केट के अंदर थोड़ा ऐसा वो हाँ, लोग? ईवी मार्केट में ऐसा काफ़ी होता है, स्पेशली टेस्ला बहुत करता है। टेस्ला का तो काम यही है, वो जो ऑटो पायलट है टेस्ला का, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो सारा डेटा जो ड्राइविंग का लोग कर रहे हैं, उस व्हीकल को ड्राइव करने का, किसी भी टेस्ला ईवी को, तो उसका वो डेटा कैप्चर करता है और उससे प्रोसेसिंग करके और फिर वो ऑटो नेक्स्ट वाले पायलट अपडेट के अंदर बिल्कुल को कुछ डेवलप करता ठीक है, है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है। पर इसमें मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, ना तो इसमें कोई बार बार अपडेट आया मुझे। तो मतलब जब से आई है तब से व्हीकल में कोई अपडेट आया नहीं, 1 महीना हो गया है, और ना कोई डेटा भेजा हुआ मुझे फील हुआ, और किसी भी तरीके का ड्राइविंग डायनामिक्स में कोई चेंज हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, नहीं है। ड्राइविंग डायनामिक्स तो ठीक है, वो रहेंगे वही रहेंगे, बट आपको ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या फिर इन्होंने टेस्ट करने के लिए एक बार डाल दी है? फॉर एग्जांपल आपको चाबी की अभी तक वो आपको की वो ऐसा महसूस नहीं होती कि यार नहीं, वो हो जाती मुझे तो? कीलेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा खुद का बस चले, मैं तो घर में भी वो जो केवल फिंगरप्रिंट वाले ताले होते हैं ना, वो लगवा लूँ। नहीं, फिंगरप्रिंट से मेरे को याद आया कि ये पासवर्ड वाला सिस्टम आपको लगता है कि ये थोड़ा 100% सेफ उसको बोल सकते हो आप? नहीं, फॉर श्योर उतना सेफ नहीं है ये कि इसको, जो भी चीज़ डिजिटल होगी वो हैक की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। इसमें तो एक चार्जिंग पोर्ट है अलग से।
USB टाइप ए इसके अंदर सॉकेट है, तो आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और अब क्योंकि मोबाइल चार्ज कर सकते हो तो वो सिस्टम से कनेक्ट भी होगा, और सिस्टम से कनेक्ट होगा तो हैक भी किया जा सकता है। वो तो सिंपल है। लेकिन हर कोई नहीं चोरी कर पाएगा, ये अच्छी बात है। हर कोई मतलब वो जो चोर आके आपका गाड़ी के अंदर एक वो स्केल डाला और वो हैंडल खोल के और लेके चला गया, वो नहीं कर सकता इसके साथ में। वो गमछे इसके लिए कोई पढ़ा लिखा जो चोर होते हैं वो नहीं, पढ़ा लिखा चोर चाहिए। हाँ, गमछा साफ नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। ये है। तो मतलब ठीक है, इसके अंदर अभी वो पासवर्ड वाला वो आता था, आपको नहीं लगता फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक वगैरह होना चाहिए था? फिंगरप्रिंट भी कोई जितना सिक्योर कंपैरेटिवली और ज़्यादा बेटर हो सकता था। इसका एक और अल्टरनेट है, मतलब आपको नंबर नहीं डालना है। जैसे नंबर के साथ कई बार कंसर्न होता है कि आप सीसीटीवी फुटेज वाली किसी स्पेस में है, कोई पार्कड एरिया में है, अब वहाँ पे आप नंबर डालेंगे, फिर वो कैमरे में दिख जाएगा, फिर उसको कोई भी लेके जा सकता है अगले दिन। तो उसका बहुत अच्छा इलाज है कि ओला की ऐप आती है, जियो फेंसिंग वगैरह होती होगी उसमें? जियो फेंसिंग की फैसिलिटी अभी तक नहीं आई। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आ जाए वो किसी अपडेट के बाद में, क्योंकि इसमें जीपीएस भी है, इसमें इंटरनेट भी है, तो इसको कोई करने, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही रोक रहा है ऐसा करने से। जियो फेंसिंग का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर अगर व्हीकल जाता है तो अलार्म बज जाएगा फोन में। ये अभी ओला में नहीं है। हो सकता है कभी अपडेट्स आए, मैंने कभी सुना पढ़ा नहीं इसके बारे में कि ऐसा आएगा या नहीं, पर आना चाहिए। मेरी तो होप्स हैं इस मामले में, जियो फेंसिंग होनी चाहिए। पर इसकी जो लॉक खोलने का मैकेनिज्म है वो आपका ऐप से भी हो जाता है। आप स्कूटर के 5 मीटर की रेंज, 2 से 5 मीटर की रेंज के अंदर आ जाएं, डेटा ऑन करें, ब्लूटूथ ऑन करें, और आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। बस वो एक क्लिक पे जो आपका फ़ोन है उसके अंदर ऐप से क्लिक करके लॉक खोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई है कुछ अच्छी चीज़ों की बात। मिठाई हमने पहले ही खा ली है करेला खाते हैं अब। तो अब बताइए, अब हाँ वही बताना जो आपको फील हुआ है, आपको 700 किलोमीटर के अंदर सबसे पहला नेगेटिव जिसको अगर बोलते हैं तो वो क्या फील हुआ? बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है। बिल्कुल भाई प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी का तो खैर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वेट कम करना होता है। लिथियम आयन बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, मोटर का वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पूरी बॉडी मेटल की होती तो इतनी रेंज नहीं दे सकती थी। लेकिन उसके साथ में कुछ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल जो फ्रंट सस्पेंशन का अभी हमने डिस्कस ट्रैवल किया, है थोड़ा सा और बेटर कि हो वो सकता ट्रैवल बेटर हो सकता था, सिंगल की जगह वो डबल हो सकता था जो सस्पेंशन है। और इसका जो सपोर्टिंग रॉड है जो जिस पे वेट आता है एडिशनल सपोर्ट के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा थिक होती तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती थी। और जैसे इसकी मुझे हेड यूनिट में आवाज़ आती है कभी कभी रफ सरफेस में। जो उसका हेड यूनिट है 2 पार्ट्स का है, अपर हाफ और लोअर हाफ, जो तो सिल्वर है ये और जो नीचे। सिल्वर वाला और ब्लैक वाला उसके बीच में आपको ऐसा लगता होगा? हाँ, ये एकदम नई थी जब नहीं आती थी, लेकिन आई थिंक थोड़ा लूज़ हो गया होगा इसका कुछ नट। बहुत हल्की सी किचकिच आवाज़ आती है, जो कि आपको एकदम खाली सड़क पे हल्की सी रफ सरफेस पे 10, 20, 30, 40 तक की स्पीड पर आपको सुनाई देगी। अच्छा। उसके बाद जब वॉल्यूम, जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तो क्योंकि मोटर वाइंडिंग की आवाज़ हाँ, इतनी हाँ, हो तो चुकी दब होती है तो जाती है ये उसमें। नज़र नहीं, ये मतलब आपको सुनाई नहीं देती। ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत हल्का सा एक इशू मुझे आया है। ठीक है। मतलब फिट एंड फिनिश आप बोल रहे हो कि और बेटर। हाँ देखो देखो, थोड़ा पैनल गैप वगैरह भी थोड़े अनइवन से लग रहे हैं थोड़े से। पैनल गैप का भी मुझे, मतलब जैसे मैंने ना बहुत यूट्यूब पे रिसर्च किया था, तो सब ने यही कहा कि पैनल गैप में थोड़ा पैनल गैप दिखता है, यहाँ है वहाँ है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब एकदम एज टू एज सिंगल पीस बॉडी होती है ना, तो फिर वो हल्का सा जर्क लेते ही टूट जाएगी। इतना गैप तो आई थिंक ज़रूरी है कि अगर मान लो हल्का सा भी कोई झटका लगा, तो इतना तो पैनल दबने के लिए भी स्पेस चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये तो पूरा ही टुकड़ा हो जाएगा बीच में से। टुकड़े से याद आया कि इसके अंदर मोस्टली जो पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो मगर आप चेंज कराने जाओगे ना, मतलब छोटा सा मान लो ऐसा ना हो, मतलब यहाँ पे कुछ लग गया, स्क्रैच लग गया, तो आपको पूरा वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। हाँ, ये जैसे अगर आपको यहाँ पे कुछ डैमेज होता है तो ये पूरा पैनल बदला जाएगा। अच्छी बात ये है क्योंकि ये प्लास्टिक मतलब फाइबर बोलते हैं वो लोग, तो वो है, तो ये बहुत महंगे नहीं है। ये जनरली 2000, 2500 इस रेंज के एक एक पैनल है। तो पूरी बॉडी जो आप अगर आप रिप्लेस कराना चाहो तो रफली कुछ 10,000 के आसपास का काम और है। इतने पैनल है मोस्टली देखो तो हाँ, इसमें 3, कुछ 4, 4 5, या 6 पैनल्स हैं। बिल्कुल हाँ। तो बहुत महंगा काम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि प्लास्टिक आप कब तक रिप्लेस कराएंगे। उसको थोड़ा सा तो प्यार बुशिंग से वगैरह चलाना थोड़ी चाहिए। बहुत वो ढीली हो जाती है फिर। तो ये बिल्ड क्वालिटी वाला आपने इशू बता दिया है। और दूसरा, बिल्ड अगर आपको क्वालिटी को दिखता भी है लेकर के मेरा बस मतलब कमेंट ये है कि ना, इसको शहर में जब तक आप चला रहे हैं तब तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बस खड्डों और स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखें, बाकी सब चल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही ऐसी कंडीशंस में रखते हैं, आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे सड़कों का कोई हाल बिल्कुल ही बेहाल है, तो फिर ये आपकी शायद काम की चीज़ नहीं है। फिर आप पेट्रोल व्हीकल ही लीजिए। ये छोड़िए, आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सभी प्लास्टिक के होते हैं, उनमें नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल। उनका सेलिंग जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि भैया रेंज कितनी है, सब यही पूछते हैं। तो आप रेंज उसके अंदर मेटल डाल देंगे तो भैया कैसे वजन काम बढ़ चलेगा? जाएगा, फिर रेंज घट जाएगी। वही बात है, वही बात है।
ठीक है, ये बातें तो ठीक है हो गई है। और नेक्स्ट अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है इसके अंदर? फ्लोर बोर्ड की एक बात है कि इसका जो फ्लोर बोर्ड के बीच में एक पाइप है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मैंने सर्विस सेंटर जब विज़िट किया था तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो बैटरी है फ्लोर बोर्ड में उसका सिर्फ हैंडल है ऊपर। तो ये कंपनी के लॉन्च के वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी कि उस हैंडल को कहीं और फिट कर देते तो ये हटाया जा सकता था, पर मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा भी कभी फ़ील नहीं हुआ। सिर्फ अगर आप बाल्टी रखना चाहें या पानी की सिलेंडर बॉटल रखना रखना चाहें, चाहिए, सिलेंडर हाँ। रखना चाहें तो दिक्कत आती है। अदरवाइज़ पैर रखने में तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम साइड्स में ही रखते हैं, बीच में बहुत रेयरली कभी कोई लंबे ट्रैवल में कभी थक जाएँ तो भले ही काम आता है। अदरवाइज़ तो ये बट उतनी ये, बड़ी प्रॉब्लम हाँ, नहीं बट ये है। ऐसी चीज़ है ना कि हो अवॉइडेबल है। तो ठीक है, हाँ, ना हो तो वो नज़र में आती है, ये बात है। ऐसा नहीं कि नहीं है तो पता नहीं कोई काम ही रुक गया है, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, जैसे आपका काम हो रहा है। हाँ, बट होती है ना तो ऐसा ठीक है, हाँ ठीक है हो गया। नहीं हो रही है तो वो ज़्यादा खटक रही है तो मतलब बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था। हम लोग सामान रखते हैं, बस्ता रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं, सब्जी रखते हैं, वो रखते हैं जो भी है। तो ये ठीक है, ये थोड़ा बहुत उनको कट्टा मैनेजेशन थोड़ा रखने में करने से। कन्वीनियंट है ये जगह। अगर अच्छा, आप बाल्टी हाँ रखेंगे तो दिक्कत है, हाँ पर कट्टा रखेंगे तो कट्टे का, क्योंकि अच्छा, शेप ही कुछ इस तरीके वो का होता अपने है, आप बन तो जाता है, शेप ले हाँ लेता है और वो बिल्कुल फिट बिल्कुल। बैठता है अपने आप, को दिक्कत नहीं आती। ठीक है ठीक है, वो डिपेंड करता है अंदर क्या है वो भी है। हम्म। ठीक है, फिर अगला चलें अगर नेगेटिव के अंदर। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है टायर को लेकर के, कि टायर का विड्थ बहुत अच्छा है, बहुत मोटा टायर है तो ग्रिप अच्छी रखता है। लेकिन इसके अंदर जो ग्रूव्स बने हुए हैं ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको कुछ इस तरीके से आई थिंक डिज़ाइन किया गया है कि रेजिस्टेंस कम ऑफर करे। रोलिंग रेजिस्टेंस थोड़ा सा लो हो हाँ जाए, वही। हाँ। तो इनिशियली तो ये ठीक है, लेकिन ये जब घिस जाएगा थोड़ा सा, बहुत जल्दी घिसेंगे, फिर घिसने के हाँ, बाद बहुत जल्दी से उसके वो बाद तो सा बिल्कुल हो ये जाएगा। ब्लैंक हो जाएगा। तो उस टाइम का मुझे डर है, तो ये बहुत जल्दी रिप्लेस कराना पड़ेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये काम तो हो गया। और नेक्स्ट मतलब अच्छी बात ये भी है, अच्छा लोग अच्छे सेंस में हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि हाँ, जितना ये आपको ज़्यादा, रेडियस अच्छा देता है हाँ इसका टर्निंग जो रेडियस है, आप मोड़ोगे जो हैंडलिंग अच्छी वगैरह स्पीड भी। पे आप मोड़ सकते हो अगर सरफेस अच्छा है तो। हाँ बाकी हाँ, एक बात ये भी बता रहे कि 110 सेक्शन का इसके अंदर टायर आ जाता है। एथर के अंदर पहले 90 वो लोग देते थे जनरेशन 2 के अंदर, अब जनरेशन 3 के अंदर उन्होंने पीछे जो है वो एक आई थिंक 100 सेक्शन का टायर दे दिया, बट फिर भी 110 सेक्शन का ये लोग स्टार्टिंग से दे रहे हैं और आगे पीछे दोनों तरफ दे रहे हैं। तो ये थोड़ी अच्छी बात मुझको लगी थी, तो ये मैंने यहाँ पे कंसिडर वो की है। अगला कुछ है? और कोई नेगेटिव तो मिरर है, इसके जो साइड में मिरर है बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं। बस इनका ये है कि जो रोड का जो वाइब्रेशन होता है, टायर में जो वाइब्रेशन आता है वो सीधा मिरर्स तक आता तो आपको है, तो ऐसे हल्का सा शेकी गुर्र ऐसा इमेज लगता है, हाँ। नज़र आता है। वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब कांच अच्छा है, बढ़िया है, साइज़ में ठीक है। और इसके साथ में टूल किट भी दिया हुआ है, 3 चीज़ें आती है टूल किट में। एक पाना आता है, 2 एलन कीज़ आती हैं, तो उस पाने से आप इसको जैसे भी चाहो सेट कर सकते हो। और ये इनफैक्ट लगे हुए भी नहीं आते हैं, जब स्कूटी डिलीवर होती है तो ये आपके डिक्की में ये लोग रख के देते हैं, आप उसको बाद में मतलब वो हाँ खुद ही मोस्टली करके ऐसा जाते हैं ही फिटिंग होता है करके। वैसे तो, हाँ तो बाइक्स में भी उसमें ऐसा ही अगर होता आपको है। किसी भी तरीके का एंगल वगैरह में कुछ चेंज करना हो तो वो आप उससे कर सकते हो, वो आपके पास ही रहती है एलन की और वो सब। ठीक है, तो मतलब पूरी बॉडी में और कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आते हैं अंटिल अनलेस अब थोड़ा ख़राब सड़कों पे चलाओ। इसके अंदर आपको नॉर्मल रोड के ऊपर वाइब्रेशन आ रहे हैं, ऐसा बोल हाँ, रहे हो मतलब अगर रफ सरफेस होगा तो आपको शेकी में ज़रूर नज़र आएगा, पर वो थोड़े टाइम में आपको आदत हो जाती है। आप? अच्छा, तो ये सारा मामला हो गया। और पीछे ठीक है, आप मोस्टली जैसे आपने बताया कि आप लोग अकेले ही चलाते हो, आप अकेले ही चलाते हो, पीछे बिठाने का कभी ऐसा हाँ हाँ, एक्सपीरियंस होता है, आपको हुआ नहीं? दोस्तों को बिठा के काफ़ी चला है तो। कैसा मतलब कुछ फील होता है बॉडी के अंदर की मनोवेबिलिटी के अंदर, नहीं या नहीं, फिर ऐसी ऐसा कोई कुछ? दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सारा वेट, इसका खुद का वेट तो हाँ सारा बिल्कुल, नीचे ही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी, फ्लोर बोर्ड बैटरी के अंदर वगैरह नीचे बैटरी ही है है। जिसका सबसे ज़्यादा वजन है, उसके बाद में जो मोटर है हाँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ये जो ब्लैक कलर का जो ये पोर्शन लगा हुआ है, ये मोटर को कवर करने के लिए लगा हुआ है। तो जो मेजर वेट है बॉडी का वो सारा नीचे ही है, तो मैन्यूवरेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप अकेले चलाएं चाहे आप 2 लोगों के मतलब राइडर ठीक है। प्लस पिलियन हो। रीज़न कितना यूज़ करते हो इसके अंदर आप? रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, वो 75% बैटरी जब होती है उसके नीचे ही स्टार्ट होता है, उससे पहले तो 100 to 75% वो काम नहीं करता है। वो काम करेगा रिवर्स थ्रॉटल घुमाने पर, मतलब हम अगर स्कूटी चलाने के लिए ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो नीचे की तरफ, ज़ीरो से भी नीचे की तरफ अगर 5% की डायरेक्शन में घुमाएं तो उससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जो ऑलमोस्ट आपकी स्पीड को हॉल्ट तक लाने की कैपेसिटी रखती है। मतलब अगर आपने थोड़ा दूर से रेड लाइट देख लिया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक लगाने की, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आप रुक सकते हैं, संभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अब उससे डिफरेंस कितना आता है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत कैलकुलेटेड रिसर्च चाहिए कि 1 किलोमीटर में मैंने इतना चलाया, फिर उसके बिना रिजनरेटिव ब्रेकिंग के अब उसके अंदर वही वेरिएबल तो बहुत सारे हो गए बहुत ना सारे कि वेरिएबल है, तो वो हाँ। रिसर्च में कर नहीं पाया। पर मेरा इंटेंशन ये है कि ब्रेक पैड नहीं घिसना चाहिए। प्राइस के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? प्राइस, हाँ, इसका थोड़ा सा और कम होना चाहिए था। अभी इफेक्टिवली 130 की ये मुझे पड़ी है, प्लस इंश्योरेंस 8000, बाकी सारा सब्सिडी काट के और इस तरीके का, मतलब 130 प्लस इंश्योरेंस। ठीक है। इंश्योरेंस एक तो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत महंगा होता है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे केवल, तो वो किसी भी नॉर्मल गाड़ी के लिए 200 400 600 जितना भी होता है वो होता था। बट अपने लेकिन अपने अगर गाड़ी का आप चाहिए खुद अपन की को, गाड़ी का हाँ। इंश्योरेंस चाहिए, जो कि पूरी इसकी हेड यूनिट, बैटरी, मोटर और एक और चीज़ को कवर करता है, चार्जर, हाँ, उन सबको वो जो कवर करने वाला है वो 8-1000 के आसपास टैक्स वगैरह मिला के वो पड़ जाता है। तो ये अच्छा, जो न्यूज़ जो चलती रहती है मार्केट में, आई एम श्योर आपने ख़रीदने से पहले कुछ रिसर्च किया होगा, तो आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखी होगी, कुछ न्यूज़ दिखी होगी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नेगेटिव न्यूज़ मतलब आग बिल्कुल, लगना और ये सब, बिल्कुल, हाँ। हाँ। न्यूज़ मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इसको परचेज़ करने से पहले। तो 2 व्हीकल्स, मतलब पहले जनरली तो लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे ओला व्हीकल्स में आग लगी थी, तो ऐसा नहीं है। एक किसी यूट्यूबर ने ही रिसर्च करके बताया था कि सिर्फ 2 व्हीकल्स में आग लगी है अब तक। लोगों को लगता है क्योंकि हम बहुत अलग-अलग जगहों से, हम इंस्टाग्राम पे भी पढ़ लेते हैं, हम ऑनलाइन न्यूज़ में भी पढ़ लेते हैं, कभी-कभी अखबारों में भी आ जाता है, तो 10-15 जगहों से पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि 10-15 व्हीकल जल गए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, समझ रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। अब तक टोटल 2 ओला व्हीकल जले हैं, जिसमें से एक में दोपहर में खड़े रहने की वजह से आग लग गई थी, और दूसरे में बंदे ने पेट्रोल डाल के खुद ही आग लगा दी थी। वो दुखी कुछ हो गया परेशान हो गया बेचारा। था, नया-नया खरीदा था, उस टाइम हाँ। बग्स बहुत थे सॉफ्टवेयर में, जो कि अब नहीं है। तो उस टाइम वो परेशान हो गया और चालू नहीं हो रहा होगा उसका स्कूटर, या जो भी प्रॉब्लम था उसको। तो उसका वीडियो यही था कि उसने पेट्रोल डाला है और वो आग लगा दी, बोले मैं तो परेशान हो गया, भाड़ में जाए स्कूटर, वैसा था। तो जो मेन आपका कंसर्न है वो कि क्या इसमें आग लगती है या नहीं लगती है, तो इसका ऐसा है कि बैटरी के ऊपर, बैटरी ओवर हीट होने पर आग लगती है। बैटरी का हीट मैनेजमेंट सिस्टम का सिर्फ ऐसा है कि जब गाड़ी चल रही है तो तभी वेंटिलेशन तभी से बिल्कुल, नीचे से हाँ। हवा लगती है और वो ठंडी हो जाती है। पर्टिकुलरली इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ ऐसा। हाँ, अलग से हीट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है बैटरी के लिए। ओके जी, तो 700 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने वो हमारे साथ में शेयर किया है। मोस्टली सिटी में ही चलाते हैं और अलग अलग मोड के हिसाब से, ये मिक्स्ड मोड के हिसाब से चलाते हैं। हाइपर मोड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। वो अभी मैनेजमेंट ये सीख रहे हैं कि मेरे को रेंज कितनी बचेगी और कितना मेरे को हाइपर मोड यूज़ कर सकता हूँ, कितना फिर बचेगा, उस हिसाब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ओला S1 Pro लेने की ये कोशिश करेंगे, तो क्या चीज़ें उनको कंसीडर पहले कर लेनी चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं जो आप पहले बता दो कि भैया इतना मत सोचो, ये नहीं हो पाएगा? ओला के पीछे तो वही रीज़न है कि पावर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको हाइपर मोड चाहिए, जो सबसे तेज़ है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर में, तो उसके लिए आपको S1 Pro लेनी पड़ेगी, थोड़ा महंगा है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है ओला S1 का, जो अभी 1 लाख का आ रहा है, उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, हाइपर नहीं मिलेगा। ऑल्दो अगर आपने केवल स्पोर्ट्स मोड चलाया तो आप नहीं पहचान पाएंगे स्पोर्ट्स और हाइपर का अंतर। आपने दोनों चलाए होंगे तो ही आपको अंतर पता लगेगा, बहुत क्लोज है, डिफरेंस नहीं है वही ज़्यादा। वही वही। अच्छा, एक एथर और ओला में एक बड़ा डिफरेंस जो मैं पहले भूल गया। मेरा एथर नहीं लेने का कारण सिर्फ इतना नहीं था कि एथर का मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद, उसका शेप बहुत अलग तरीके का, ये बिल्कुल, बड़ा हाँ, क्यूट सा दिखता है। हाँ। इसमें काउस ज़्यादा है, उसके अंदर एंगल जो होता है ना, वो थोड़े वो शार्प बहुत एजेस शार्प, वगैरह बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक है। बनाया है उसके अंदर, वो थोड़ा इतना मॉडर्न मॉडर्न लुक है। मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत सिंपलिस्टिक चीज़ें पसंद आती हैं। तो पर उसका एक, उसके अलावा एक बड़ा रीज़न था कि एथर में अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरी 6'2" हाइट है, तो आपके घुटने टच हो जाएंगे हैंडल पे एथर के अंदर। इसमें ये ऐसा नहीं होता हाँ, है, मतलब इसमें उसमें आपको ऊपर है। टर्न लेने के लिए घुटना बाहर निकालना पड़ेगा, जो जैसा स्पोर्ट्स बाइक में बाइकर्स करते हैं ना, घुटना निकाल के टर्न लेते हैं, वैसा करना पड़ेगा आपको एथर या किसी और बिल्कुल, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ओला के साथ ही नहीं, इसका हैंडल बहुत ऊंचा है, तो वो परेशानी आपको कभी नहीं होगी। बाकी प्राइस तो देखिए आपको लगभग 140 है, एथर वो से तो कम है, देनी पड़ेगी। हाँ, एथर एथर से चला कम। जाता है 1,70,71,000 और ये अपना सब कुछ पैसा आप दे दोगे तो 1.5 लाख 1.49 के आसपास चला जाएगा। बाकी सब्सिडी वगैरह आपके पास वैसे भी आती रहेगी, जैसे भी आएगी, जब भी आएगी आ जाएगी। तो ये सारा मामला था और वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इधर आ जाइए आप, क्योंकि अभी तो ठीक है धूप आ गई है और सुबह सुबह मैं इनको फ़ोन किया कि ठीक है आप आ जाओ, बट इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, वो सारा मामला है, तो मुझे भी थोड़ा बोलने में ऐसा हेजिटेट हो रहा था कि ठीक है कि मैं किसी का रूटीन तोड़ रहा हूँ वीडियो के लिए।
बट ठीक है, ये इतने हम्बल थे, आ गए और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे बोलने की ज़रूरत थोड़ी सी कम लग रही थी, ये खुद ही इतने ज़्यादा मतलब नॉलेज है इनको और खुद ही इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने दिमाग के अंदर स्टोर किया है कि हाँ ठीक है, ये भी था, ये भी था, ये भी था, छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने हमें बताई है। एक छोटी सी बात रह गई बिल्कुल मेरी। बिल्कुल। मुझे ओरिजिनली अल्ट्रा वायलेट लेना था। अल्ट्रा अच्छा। वायलेट F77 इज अ स्पोर्ट्स बाइक, हाँ। अपना इंडियन स्टार्टअप है, बैंगलोर बेस्ड है। बिल्कुल। मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, वो कुछ 5-6 साल से रिसर्च डेवलपमेंट ही करे जा रहे थे। ओरिजिनली वो कई लेने बार का थोड़ा प्लान बहुत था। दिखा रहे थे, बस थोड़ा हाँ, फोटो वोटो वो दिखा कभी रहे टीज थे। कर देते, कभी फोटो डाल देते, कभी अपनी टेस्ट ड्राइव्स की वीडियो डाल देते। पर धीरे धीरे जब उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस रिलीज़ किए तो इससे उसकी बैटरी 3 गुना साइज़ में बड़ी थी, मोटर भी काफ़ी बड़ी थी और प्लस बिल्ड क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्चा वर्चा किया हुआ था। तो मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत महंगी आने वाली है। और ऑल्दो मैंने 1 महीना पहले ले लिया और अभी कुछ दिन पहले ही, 3 कल दिन पहले ही परसों ही, लॉन्च हुई है। वो F77 लॉन्च हुई। तो उसकी रेट आई है 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, कुछ ऐसी रेंज हाँ, में। 3 के आसपास स्टार्ट हुई है। टॉप मॉडल जो उनका जा रहा हाँ है, लिमिटेड एडिशन जो F77, वो 5.5 लाख रुपए जा रहा हाँ, तो मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास पैसा है तो ले लो, वरना आ जाओ चुपचाप ये लेके। है। ये बात है भैया। चलो ठीक है, काफ़ी सारे आपने इनपुट दिए हमको और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सारी चीज़ें आप बता दोगे। मुझे थोड़े इनपुट देने पड़ेंगे, बट मैं आराम से हाँ हूँ कर रहा था और उन्होंने सारा वीडियो है वो पूरा हैंडल किया है। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारा पहला ओनरशिप रिव्यू था। अगर आप भी जयपुर में रहते हो या फिर जयपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हो और आपके पास ऐसा कुछ व्हीकल है जो कि आपको लगता है कि मैं उसका वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट उसमें कम से कम 2 टायर होने चाहिए, 4 हो जाए तो अच्छी बात है। तो कुछ भी आपके पास में है, स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर टीवीएस स्पोर्ट हो, वो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। अगर आप अल्ट्रा वायलेट ले रहे हैं तो आप मुझे भी बिल्कुल बुलाइए, रिव्यू बिल्कुल। करने के लिए मैं भी आऊँगा। पहले देखते हैं वो देखे तो सही वो चीज़ गट्स कैसी देखते है। हैं किस में है वो लेने का एक बार। हाँ, इतने 5.5 पैसे लाख की आईसी अगर आप बाइक ले रहे हो, पेट्रोल कुछ भी ले रहे हो, तो वो आई थिंक सेंस इंटरसेप्टर बनता से भी है। ज़्यादा आप ले सकते हो। इंटरसेप्टर कितने की आती है? रॉयल एनफील्ड 650 इंटरसेप्टर 3.5 से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 3.5-4 के अंदर आ जाती है। वो उससे भी बहुत महंगी होता है। कौन लेगा इतनी महंगी? वो वही तो देखना है कौन लेगा। आप वैसे बोल रहे हो कौन लेगा, मुझे देखना है कौन ले रहा है, लेगा कौन, वो देखना है मेरे को। ठीक है, ये सारा मामला था और बाकी इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा ओनरशिप रिव्यू थोड़े अच्छी तरीके से। मेरा मतलब है जो ओनर्स है उनको थोड़ा चलाने का वो एक्सपीरियंस वो स्टोर कर पाए, मुझे बता पाए जब वीडियो बनाऊँ उस टाइम पे, वो वैसे वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर चलिए। धन्यवाद।